नमस्कार दोस्तों, सृष्टि यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पीवाईक्यू सीरीज़ के दूसरे पार्ट में हैं, जिसमें हम पॉलिटी के अंडर प्रेसिडेंट पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पार्ट 1 में हमने प्रेसिडेंट के ढेर सारी चीज़ों को कवर किया था, जैसे कि उनके इलेक्शन को कवर किया था, उनके टर्म को कवर किया था, इम्पीचमेंट को कवर किया था, ऑर्डिनेंस पावर को कवर किया था और ऐसे ही कई सा उनके डिस्क्रिशनरी पावर को कवर किया था। और आज हम उसके आगे बाकी बची चीजों को भी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विदहोल्ड एसेंट टू एनी बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कोई बिल है जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो चुका है और प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो उन्हें विदहोल्ड कर सकते हैं किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 111 के थ्रू जो प्रेसिडेंट है किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस से पास हो चुका है पार्लियामेंट के, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास एक्ट को उसको साइन करने के लिए, बिल को असेंट लेने के लिए जाता है। इसके बाद अब उनके पास भी ये पावर है कि वो बिल को असेंट दे देते हैं या फिर विदहोल्ड कर लेते हैं। तो ये दोनों ही पावर प्रेसिडेंट के पास हैं और वो उसे अपने पास लंबे समय तक रख भी सकते हैं, जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। Who among the following president exercised a power which is pocket veto in constitutional terminology? ये पूछ रहा है कि पॉकेट वीटो का यूज किस प्रेसिडेंट ने किया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर इस पावर का यूज किया था। तो ये पॉकेट वीटो होता क्या है? पॉकेट वीटो ये होता है कि जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है दोनों हाउसेस से पास होने के बाद, तो क्योंकि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके द्वारा प्रेसिडेंट को बाउंड किया जा सके कि इतने टाइम लिमिट में आपको एसेंट या विदहोल्ड करके बिल को देना है, तो क्या करते हैं प्रेसिडेंट, कभी कभी उनके पास ये पावर है कि वो बिल को अपने पास रख लेते हैं और उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ऐसे में इसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। अगला क्वेश्चन, ऑन विच मैटर इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? ऐसा कौन सा मैटर है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रेसिडेंट को? पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स, इसमें पड़ती है। टू असेंट टू बिल रेफर्ड बाय गवर्नर, गवर्नर को गवर्नर ने अगर कोई बिल रेफर कर दिया है प्रेसिडेंट को तो उसको भी पास करने के लिए, असेंट देने के लिए जरूरत पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। लोकसभा डिसॉल्व करने के लिए भी यूनियन कैबिनेट की जरूरत पड़ती है। टू असेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो असेंट देना ही पड़ता है, वो भी यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे। टू असेंट टू बिल्स, यानी बिल को असेंट देने में उनकी जरूरत नहीं पड़ती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों सदनों द्वारा, दोनों हाउसेस द्वारा बिल को पास कर दिया जाता है। और जब प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाता है तो अब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उनको वो असेंट, उस बिल को असेंट देते हैं या नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन, Which among the following is are appointed by President of India? इनमें से कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, यस फाइनेंस कमीशन बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में और उनके चेयरमैन और बाकी मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, नहीं बिल्कुल गलत है। अब तो प्लानिंग कमीशन बचा नहीं, अब वो नीति आयोग हो गए हैं। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट है और इसके बाद जो उनके वाइस चेयरमैन है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यस, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से जो सेकंड है वो अपॉइंट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट, बाकी दोनों करते हैं। तो 1 और 2 यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में तो हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में प्रेसिडेंट द्वारा बनाया जाता है और उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग के जो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर और जो उनके वाइस चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। फिर आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं और गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के बाद
अपने जो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर वो गवर्नर को। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो वहाँ जो है चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और जो बाकी उनके मिनिस्टर्स हैं वो कौन, बाय द प्रेसिडेंट ही अपॉइंट किए जाते हैं बाय द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये हमको याद रखना है कि यूनियन टेरिटरीज के जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन नहीं है, कौन कौन से लोग प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट है उनको ही हमने इसमें इंक्लूड किया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा, गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, है ना। इसके लिए कॉलेजियम बना हुआ है, कॉलेजियम द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो यूनियन कैबिनेट को भेजा जाता है, कैबिनेट उनको एडवाइस करता है तो अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में भी यही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स, ये भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के बारे में तो हमने अभी डिस्कस किया ही। स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कमीशन बना सकते हैं। कमीशन बनाने के बाद उनके ऑफिसर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution empowers the president to consult the Supreme Court? किस पावर के थ्रू, किस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि वो किसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं? तो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, है ना। कोई ऐसा मैटर फंस जाता है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो ऐसे मैटर में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई एडवाइस देते हैं तो वह प्रेसिडेंट में बाउंड नहीं होती है। वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट कंसल्ट्स विद द सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इनमें से कौन सा राइट नहीं है, गिव पार्डन, गिव पार्डन का राइट तो है, क्षमादान दे सकते हैं। रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। अब रिमूव जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के पास राइट है कि नहीं, चलिए आगे देखते हैं। डिक्लेयर इमरजेंसी, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के जो सारे राइट्स है वो प्रेसिडेंट के पास है विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356, 360, है ना। ऑर्डिनेंस पास करने का, ये तो हम पिछले उसमें ही पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि ऑर्डिनेंस पास करने के लिए आर्टिकल 123 का यूज करते हैं और उसको पास करते हैं। लेकिन रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए आप प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए होता है। उतना है भी नहीं, उतने मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनको रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट यानी पार्लियामेंट के थ्रू ही उनको रिमूव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज अ, अगर किसी प्रेसिडेंट को पार्डन देना है, किसी को क्षमादान देना है, तो ये उनके किस तरह की पावर है? तो देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर है, तो लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर तो नियम कानून बनाने से रिलेटेड है। जुडिशियल पावर है, जुडिशियल पावर यानी जजमेंट से रिलेटेड है, यस। तो किसी को क्षमादान देना है तो ये जजमेंट की एक प्रोसेस है, तो इसको एक जुडिशियल प्रोसेस मानेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोसेस होती तो कोई काम करना होता, है ना। किसी काम के कोई डेवलपमेंट है, कुछ करना है, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर में आती है किसी को तो जुडिशियल पावर में क्या आ गई, ग्रांट पार्डन, है ना। तो देखते हैं इस पावर की बात करते हैं, तो जो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट
और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, यानी उसको पूरी तरीके से क्षमादान दे सकते हैं, उसकी जो पनिशमेंट है वो कम कर सकते हैं, या पनिशमेंट का जो फॉर्मेट है उसको बदल सकते हैं, या पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस में अगर किसी व्यक्ति को सजा हो चुकी है, कन्विक्ट हो चुके हैं वो, तो भी प्रेसिडेंट उनको क्या कर सकते हैं, उनको क्षमादान दे सकते हैं, उनकी अ, जो सजा है उसको कम कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को बदल सकते हैं, कुछ समय के लिए उनको छूट दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें प्रेसिडेंट करते हैं। अब किन किन केसेस में ये कर सकते हैं, तो ऑल केसेस, अगर वो कोर्ट मार्शल का केस है तो भी, अगर कोर्ट मार्शल द्वारा उन्हें कोई सजा दी गई है तो भी वो पार्डनिंग पावर किसके पास, प्रेसिडेंट के पास है। और जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, अगर यूनियन लॉज जो बने हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट के, तो उसको भी अगर वो वायलेट करते हैं, उसके थ्रू उनको सजा हुई है, तो भी वो उसको क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। इन ऑल केसेस ऑफ द सेंटेंसेस सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर किसी को डेथ की सजा हो चुकी है, सेंटेंस ऑफ डेथ हो गया है, किसी को मृत्यु की सजा हो चुकी है, तो भी उन्हें माफ किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, है ना। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये सब कुछ है आर्टिकल 72 में। किस आर्टिकल में, 72 में। तो ये याद रखना है, आर्टिकल 72 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, पार्डनिंग पावर है, तो वो किसी भी सजा को रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, है ना। इनमें सब में वो कर सकते हैं। और किसी भी केस में कोर्ट मार्शल हो, या फिर यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट के कोई लॉज हो जिनके थ्रू ये सजा मिली हो, या फिर सेंटेंस ऑफ डेथ ही क्यों ना हो गया हो। अगला क्वेश्चन, Which of the following types of authority are attributed to the President of India? अब ये पूछ रहा है कि किस टाइप की अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। हम सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके पास जो पावर है वो नॉमिनल है, रियल पावर नहीं है। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। रियल एंड पॉपुलर, नहीं, रियल तो नहीं है। टाइटुलर एंड डिज्योर, फॉर्मल पावर, पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, तो पॉलिटिकल पावर भी नहीं है प्रेसिडेंट के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, तो इसमें कौन कौन सा सही है। तो अब हम देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कई सारी पावर्स दे रखी हैं। और नॉमिनल पावर है, यानी जो भी पावर है वो रियल नहीं है, नॉमिनल है। तो 4 तो सही है। इसके अलावा और कोई सही, पॉलिटिकल नहीं है, तो 3 गलत है। डिज्योर एंड टाइटुलर, फॉर्मल पावर, फॉर्मल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू मिली हुई है, वो फॉर्मल पावर है। डिज्योर का भी यही मतलब होता है कि पावर नॉमिनल है, रियल पावर नहीं मिली हुई है। तो रियल वाली तो गलत ही है, यानी फर्स्ट गलत है, थर्ड गलत है, 2 एंड 4 सही है। तो डी इसका ऑप्शन सही है। कुल मिला के इसमें ये पूछना चाहता है कि प्रेसिडेंट के पास किस तरह की पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो तो है ही। नॉमिनल पावर है, वो भी है। टाइटुलर, टाइटुलर का मतलब केवल टाइटल मिला हुआ है ना। उनके पास रियल पावर नहीं है। डिज्योर का भी यही मतलब होता है कि किसी दूसरे के थ्रू काम हो रहा है। डिज्योर का मतलब हो गया कि उनके पास अपनी रियल पावर नहीं है। तो सेकंड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, है ना। ये पूछ रहा है कि किस आर्टिकल के थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 310, आर्टिकल 310 जो है वो इस डॉक्ट्रिन को मेंशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या कहता है आर्टिकल 310, देखते हैं। Article 310 of the Constitution of India propounds the doctrine of pleasure. According to this article, except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defense service or a civil service of the Union or an all India service, यानी किसी भी सर्विस में है, डिफेंस में हो, सिविल सर्विस में हो, कोई पोस्ट रखते हो जो कि डिफेंस से रिलेटेड हो, या कोई सिविल पोस्ट हो अंडर यूनियन और ऑफिस होल्ड करते हैं, तो ये सारे लोग किसके प्लेजर में ऑफिस होल्ड करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लेजर में ऑफिस होल्ड करते हैं। यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक वो उस पद पर अपॉइंट होते हैं, यानी वो ये कहना चाहते हैं। तो कौन कौन से लोग हैं, डिफेंस से रिलेटेड कोई पोस्ट है या फिर सिविल पोस्ट है जो कि यूनियन के अंडर में है, तो ऐसे सारे लोग किसके अंडर में आते हैं,
प्रेसिडेंट के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, यानी उनके प्लेजर पे ही वो उस पोस्ट पर बने हुए हैं। प्लेजर का मतलब नहीं, उन्हें वो कभी भी हटा सकते हैं, पर कैबिनेट का और अगर दूसरे एडवाइसेस हैं और जो रूल्स हैं उनके हिसाब से उनको प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, किसी ऑर्डिनरी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना, है ना, ये तो प्रेरोगेटिव है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। डिसॉल्विंग द लोकसभा, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। अपॉइंटिंग द फाइनेंस में प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, ठीक है। लेकिन रिटर्निंग ऑफ अ फाइनेंस बिल फॉर रिकंसिडरेशन, किसी फाइनेंस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये अधिकार नहीं है। क्योंकि जो फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल होता है, वो प्रायर रिकमेंडेशन होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। अगर प्रायर रिकमेंडेशन हो चुका है प्राइम मिनिस्टर का, तो प्राइम मिनिस्टर के पास अब ये राइट नहीं है कि जब वो दोनों हाउसेस द्वारा उसको पास कर दिया जाए तो उसको वो रिटर्न कर सके। इसलिए ये इनका प्रेरोगेटिव नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते कंसिडरेशन के लिए, है ना। फाइनेंस बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तब तक मूव ही नहीं किया जाता है हाउस में जब तक कि वो प्रायर रिकमेंडेशन ना हो प्रेसिडेंट की। और फिर जब ऐसा बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो फिर उसके बाद उनको एसेंट देना ही पड़ता है। उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, अ, उस पर एसेंट भी दे सकते हैं, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकते फाइनेंस बिल को। अच्छा, ये जो फाइनेंस बिल है उसको कहाँ पर ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। आइए चलते हैं। अच्छा, आर्टिकल 111 के बारे में अभी हमने कुछ दिन देर पहले और पढ़ा था। तो क्या था आर्टिकल 111? आर्टिकल 111 इससे रिलेटेड था कि विद होल्डिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल को लेकर के। तो इस बारे में ही बात किया था, और उसमें भी ये दूसरे क्लॉजेस हैं जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि फाइनेंस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट? यानी प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होना है पार्लियामेंट में, हर ईयर की शुरुआत में जो पहला सेशन होगा तब प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे, और जो भी जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद का जो पहला सेशन होगा, यानी लोकसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उसके बाद का जो पहला सेशन होगा वो भी प्रेसिडेंट ही एड्रेस करेंगे। तो उनका जो एड्रेस है वो कौन लिखता है, कौन तैयार करता है? तो अब क्योंकि कैबिनेट की एडवाइस के थ्रू ही ये काम सब होता है, तो सेंट्रल कैबिनेट ही होगा जो उनका एड्रेस तैयार करता है ना। इसके अलावा बाकी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सारे काम किसके थ्रू होते हैं, किनके एडवाइस के थ्रू होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट के थ्रू होते हैं। तो उनका जो एड्रेस है वो भी कौन तैयार करता है, सेंट्रल कैबिनेट या यूनियन कैबिनेट तैयार करती है। यूनियन कैबिनेट प्रिपेयर्स द प्रेसिडेंट एड्रेस to the parliament because real executive power vests in the union cabinet, यानी रियल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके पास है, यूनियन कैबिनेट के पास है। इसलिए जो उनका एड्रेस है वो भी कौन तैयार करता है, यूनियन कैबिनेट। अगला क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड, सॉरी, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी जो डिफेंस फोर्स की जो सुप्रीम कमांड है वो प्रेसिडेंट के पास है, बिल्कुल सही है। The president's power as commander in chief are independent of legislative control, यानी वो कह रहे हैं कि जो पावर है प्रेसिडेंट की ऑन फोर्सेस, वो क्या है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल से बाहर है। तो ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ किसी भी चीज को आउट ऑफ कंट्रोल किया ही नहीं गया है, किसी को भी अनलिमिटेड पावर किसी भी चीज के लिए नहीं दी गई है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में हमने पढ़ा है, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, यानी जो फोर्सेस की जो सुप्रीम कमांड है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। बट द एक्सरसाइज पावर ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, है ना। पर उनको जो भी काम करना होता है तो उसमें किसकी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, कैबिनेट की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो आइए पढ़ते हैं। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर। ये तो अभी हमने कल ही पढ़ा था, ये तो सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, ये भी बिल्कुल सही है। तो सी बचा। वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये बात आ गई कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। तो अभी हमने अपॉइंटमेंट में देखा, पर उसमें कहीं भी वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं था, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें एक कॉलेजियम होता है, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट का होता है। तो इसे हम वाइस प्रेसिडेंट के पार्ट में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ही है अगला वीडियो। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, और वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट का होता है, बस उसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरे होते हैं। और ये किस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दिया गया है? वो दिया गया है आर्टिकल 66 में। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 66 में। और इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर सही होगा सी, क्योंकि पूछा है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट तो यही है, सी, कि वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते। यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी अगर वो अपने ऑफिस में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, अपने टर्म में है, तो उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, कोई भी लिटिगेशन नहीं किया जा सकता है। ये है पहला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका रीजन है। तो पहला जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही है कि उनके खिलाफ कोई भी लिटिगेशन या मतलब कोई भी कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की जा सकती जब तक कि वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट की। अब लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होते तो उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं हो पाता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए इज ट्रू बट वेयर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन कौन से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उनको कौन कौन से सुविधाएं मिली हुई हैं इस क्षेत्र में। तो आर्टिकल 361 इसकी बात करता है। आर्टिकल 361 क्या कहता है? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, या फिर गवर्नर के लिए भी नहीं होगी। प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, है ना, किसी स्टेट के, एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, ड्यूरिंग इट्स टर्म, जब तक कि वो अपने टर्म में है 5 साल के, है ना। बट अंडर द प्रोविजन ऑफ 361(4), यानी क्लॉज 4 की बात करें 361 के, तो सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है किसके खिलाफ? प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ। जनरली नहीं की जा सकती। कब की जा सकती है? जब उन्हें प्रायर 2 महीने की नोटिस दी जा चुकी हो रिटर्न में। कितने दिन की नोटिस दी जा चुकी हो? 2 मंथ्स, है ना। रिटर्न में उनको 2 मंथ की नोटिस दी जा चुकी हो, तब उनके ऊपर अगर कोई उस पे जो भी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं है तो अ, उस पर कार्रवाई होती है सिविल प्रोसीजर में, सिविल प्रोसीडिंग में। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जब तक कि वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तब तक, चाहे गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में है प्रिविलेजेस? आर्टिकल 361 में। अगला क्वेश्चन, who was the constitutional power sorry who has the constitutional power to declare a geographical area as schedule area? किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने के लिए पावर किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास ही है। प्रेसिडेंट के पास जैसे यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने की पावर है, ठीक उसी तरह प्रेसिडेंट के पास किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया, हाँ, और ट्राइबल एरिया घोषित करने की पावर है। तो आइए देखते हैं क्या है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ जियोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। द प्रोविजन इज डिस्क्राइब्ड इन 5th शेड्यूल, क्योंकि 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया की बात की गई है ना। एक दिन हम शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे और शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं उनको भी हम रिवाइज करेंगे इन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू। तो 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरिया की बात की गई है। द प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट होल और एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ शेड्यूल एरिया शैल सीजेस टू बी अ शेड्यूल एरिया, है ना। किसी भी पार्ट को पूरी तरीके से शेड्यूल एरिया या किसी पार्ट को शेड्यूल एरिया घोषित किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। उसके एरिया को इंक्रीज भी किया जा सकता है अगर कोई शेड्यूल एरिया है तो, है ना। लेकिन उस जिस स्टेट में कर रहे हैं उसे गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ेगा।
किसी एरिया को बदला भी जा सकता है, कम किया जा सकता है, बाउंड्रीज भी चेंज की जा सकती हैं, एरिया उतना ही रहे पर बाउंड्रीज चेंज हो जाए, ये भी किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। On any alteration of boundary of state or admission into union or establishment of new state, declare any territory not previously included in any state to be or to form part of schedule area। यानी कोई भी जो पहले से यूनियन उसमें ना हो, उसको शेड्यूल एरिया घोषित करना है या फिर उसमें कोई बदलाव करना है, ये सब प्रेसिडेंट कर सकते हैं। यानी शेड्यूल एरिया को घोषित करना, एरिया को बड़ा करना, एरिया को छोटा करना, उसकी बाउंड्री में चेंज करना, उसको यूनियन के अंडर में लाना, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट शेड्यूल एरिया के बिहाफ में कर सकते हैं कि ये एरिया शेड्यूल एरिया है। और किस शेड्यूल में बात की गई है शेड्यूल एरिया की? 5th शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सबको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग इस प्रेसिडेंट की हो गई होगी। और यदि फिर भी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार प्रेसिडेंट का टॉपिक किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। देखिए मैंने 2-3 चीजें लिखी हैं, अगर ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है तो क्या है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड, हाँ, अब इसके बाद अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, आपने प्रेसिडेंट भी पढ़ रखा है, तो लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स यानी प्रेसिडेंट कब कौन प्रेसिडेंट बने, कौन नहीं बने, किस साल में बने, उनकी डेजिग्नेशन पहले क्या थी, गवर्नर रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, क्या रहे, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ भी चुका है, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो इनको आपको तैयार करना होगा प्रेसिडेंट को पूरा पढ़ने के बाद। अगर आपको चीजें समझने में, अंडरस्टैंडिंग पूरी लिंक बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पहले एक बार लक्ष्मीकांत या कोई और बुक आपके पास हो, मैं लक्ष्मीकांत रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें सही से दिया हुआ है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है सीधे, रेड कलर की एक बुक आती है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधे तौर पर दिया हुआ है, तो उसमें कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये जो प्रोविजन है सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं मेंशन है, तो उस बुक से आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे। आ, फिर क्या है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, इस वीडियो को देख लिया है, क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं, फिर भी वो कुछ दिन बाद भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है, कुछ चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये वीडियो भी बना हुआ है कि आप इस वीडियो को कभी भी खोल करके देख लीजिए, इसको चलने दीजिए, सुन लीजिए, एक बार देख लीजिए, तो आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी एक बार में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मैंने पूरा प्रेसिडेंट कवर कर दिया है। जो अगला वीडियो है वो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, और इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं, इसलिए मैंने इनको उसमें नहीं बताया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको खुद पढ़ने हैं, खुद सर्च करने हैं, याद करने हैं, जैसे प्रेसिडेंट की लिस्ट भी आपको याद करनी है। और ये 6 क्वेश्चंस है ना। कौन से प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 सक्सेसिव टर्म अपने कंप्लीट किए, जो कौन है जो यूनानिमसली जीत गए प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी कभी नहीं छुई और सीधे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, इनमें कौन से हैं। इस तरीके से 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप इनको सर्च कीजिए, इनका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इनको लिस्ट को याद भी करिए कि प्रेसिडेंट कब कौन बना। अगला जो वीडियो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है, और वो कल ही आ जाएगा 7 बजे। तो आप सभी इसके लिए सृष्टि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आपको सर्च ना करना पड़े, और आप पूरी पॉलिटी का रिवीजन पीवाईक्यूज के थ्रू कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।